चलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते जी विपिन कुमार जी नमस्ते जी, और सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। चलिए सभी लोग आ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। ठीक है जी, आ गए भैया, आ गए आ गए। ठीक है, सभी लोग आप भी आ जाओ और उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, है ना जी। आ जाओ सभी लोग। चलिए, जय हिंद। ठीक है सर, स्टार्ट करें, आइए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, आर्टिकल 12 हमने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या है सर? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है ना जी। आर्टिकल 12 में क्या है भैया जी? राज्य की परिभाषा है। लेकिन आर्टिकल 12 की जो राज्य की परिभाषा है, यह केवल व केवल भाग 3 के प्रायोजन के लिए है। केवल व केवल बेटा किसके लिए? ये भाग 3 के प्रायोजन के लिए है, मतलब केवल व केवल भाग 3 हेतु है, प्रायोजन हेतु है। ठीक है, चलिए। तो राज्य की परिभाषा है, और ये राज्य की परिभाषा मैंने क्या बोला? ये राज्य की परिभाषा बाबू केवल व केवल, ठीक है, भाग 3 हेतु है। ठीक है, ओनली ऑन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब इस राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल चलते हैं और यहां पर ये देखते हैं कि भैया जी इस राज्य के अंतर्गत आखिर शामिल कौन कौन होगा। तो ये जो राज्य है, इस राज्य में भैया जी सबसे पहले भारत सरकार एवं संसद, ठीक है, भारत सरकार एवं संसद ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, राज्यों की सरकारें, राज्यों की सरकारें, सरकारें एवं उनका विधानमंडल, एवं उनका विधानमंडल। ठीक है, ये आते हैं भैया जी, राज्यों की सरकारें और उनका विधानमंडल। तीसरा, इसमें स्थानीय प्राधिकारी आते हैं, स्थानीय प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, लोकल अथॉरिटीज, और इसके अंतर्गत बेटा अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमने देखा था, अन्य प्राधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 में हम इतना तो समझा चुके थे। अब आर्टिकल 12 की हम आपको व्याख्या बताते हैं फटाफट से, है ना। आर्टिकल 12 की व्याख्या बताते हैं, व्याख्या। तो आप इनको लिखेंगे, है ना। आज जैसे ऑफलाइन में लिखते हैं ना, ऐसे आप लिखेंगे थोड़ा सा इनकी व्याख्या, मतलब कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएगा इन द टर्म्स ऑफ अदर अथॉरिटीज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटी, ठीक है, वो राज्य मानी जाएगी। कौन कौन बेटा? लिखो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटी, जिसका व्यय केंद्र अथवा
राज्य सरकार वहन करती हो, मतलब बेटा सरकारी सोसाइटीज, मतलब क्या है बाबू, सरकारी सोसाइटीज। ठीक है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटीज जिसका व्यय केंद्र अथवा राज्य सरकार वहन करती हो, केंद्र अथवा राज्य सरकार वहन करती हो। दूसरा लिखेंगे, ठीक है ना, जो राज्य के अंतर्गत आएगा कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य के अंतर्गत आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद, परिषद। ठीक है ना। अच्छा, अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बेटा, ठीक है, जितने भी केंद्रीय संगठन और संस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं वह सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। जितने भी केंद्रीय संगठन और संस्थाएं जिनका शासन प्रशासन केंद्र सरकार चलाती हो, ठीक है, तो जितने भी केंद्रीय संगठन और संस्थाएं हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो इसलिए मैंने एक उदाहरण देकर समझाया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी क्लियर है। तीसरा लिखेंगे इसमें, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तीसरा सर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद। परिषद CSIR, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये भी राज्य के अंतर्गत आएगा। लिखिए नेक्स्ट आगे, IFC, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। लिखो बच्चे, भारतीय खाद्य निगम राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है सर, भारतीय खाद्य निगम। जी, भारतीय खाद्य निगम बेटा लिखो, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय खाद्य निगम मतलब इंडियन फूड कॉरपोरेशन IFC, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये भी भैया जी किसके अंतर्गत आएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये भी राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राज्य के अंतर्गत आएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। लिखा बेटा आपने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, लिख लीजिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, प्राधिकरण लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, जिसको आप सेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी भैया जी किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगला, ठीक है, 7वां पॉइंट इसमें, राजस्थान विद्युत बोर्ड राज्य के अंतर्गत आता है बेटा। ये राजस्थान विद्युत बोर्ड, विद्युत बोर्ड ये राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, 8वां ONGC, GC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ONGC, तेल एवं तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। तेल और
प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, ये भी बेटा किसके अंतर्गत आता है, ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विमानपत्तन प्राधिकरण, प्राधिकरण राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे बेसिकली, तो भारत सरकार और संसद, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राज्यों की सरकार और उनका विधानमंडल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सर इसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत आएगी, बिल्कुल भी किसी भी तरह से इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। और सर इसमें क्या आएगा, ठीक है ना, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्राम और नगर पंचायत, लेकिन कंफ्यूजन है अन्य प्राधिकारी। तो ये सारे के सारे जो है ये अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। बात समझ पा रही है। इसके बाद आपकी LIC, IDBI, ठीक है, और आयकर विभाग राज्य के अंतर्गत आएंगे। ये भी बहुत पूछा जाता है बेटा। LIC, IDBI और आयकर विभाग ये भी किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं, इनको राज्य के अंतर्गत हमने शामिल किया है, शामिल किया है। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा एक प्रश्न जो आप पूछ रहे थे मैं आपको बता दूं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, न्यायपालिका राज्य नहीं है, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, न्यायपालिका राज्य नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेना आप लोग। बहुत पूछा जाता है क्या न्यायपालिका, ठीक है, आर्टिकल 12 में उल्लेखित राज्य के अंतर्गत परिभाषित है, नहीं है, न्यायपालिका राज्य नहीं है। ठीक है ना। BCCI, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑफ काउंसिल, ठीक है ना, वो जो है ना बेटा ये भी राज्य नहीं है, BCCI राज्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जुडिशरी भी राज्य नहीं है। ठीक है, मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है आपको, क्या सर, जुडिशरी राज्य नहीं है, न्यायपालिका राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। ठीक है, BCCI राज्य नहीं है, जुडिशरी राज्य नहीं है, NCERT ये राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी राज्य नहीं होती बेटा, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं ये राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए, तो कल के लेक्चर के बाद एक स्वाभाविक सा सवाल था कि सर किस किस को राज्य माना जाएगा, किस किस को नहीं। तो ये जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना, इनके बारे में पूछा गया है बहुत अच्छे से, तो मैंने बता दिया कौन कौन राज्य है। और स्पेशली आपको यह ध्यान रखना है कि जुडिशरी, BCCI, NCERT और प्राइवेट कंपनी एक्चुअली ये राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, जो आर्टिकल 12 की व्याख्या में आता है। अब इसके बाद आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 कर पढ़ चुके थे। ठीक है, सिंपल सा। अगर आपने कभी आर्टिकल 13 पढ़ा होगा तो इतना पढ़ा होगा आर्टिकल 13 कि सर अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी, इतना ही तो पढ़ा होगा आपने। आर्टिकल 13 में क्या, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी, अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। इतना आपने पढ़ा होगा, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, अब इसमें जो अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है, तो बेटा इसका आपने एक्सप्लेनेशन देखा। आर्टिकल 13(1) में संविधान पूर्व की विधियां, आर्टिकल 13(2) में जो विधियां संविधान के बाद, ठीक है, निर्मित की जाएंगी, और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, इसकी व्याख्या है, विधि शब्द की व्याख्या है।
कि आखिर विधि के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। ठीक है, वर्तमान क्या है बेटा प्रसंग? वर्तमान प्रसंग ये है कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, बस। ठीक है, इसमें क्या है 13(2) में संविधान पश्चात निर्मित विधियों से, संविधान पश्चात निर्मित जो विधियां हैं उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, और इसमें क्या है भैया जी, संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, अब इस विधि शब्द के अंतर्गत, ठीक है, आपकी प्रथाएं, आपकी रीतियां सब कुछ शामिल है, लेकिन संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, ये हम कल पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हमारे 3 आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 33, ये हमें समझना है। आर्टिकल 33 में क्या है, क्योंकि ये कभी आपको पढ़ा ही नहीं गया, ये आपको आता ही नहीं है आर्टिकल 33। चलिए, पूजा सिरसागंज की है और पूजा सिरसागंज से है। इनका एक कमेंट है कि सर कल अनुच्छेद 12 में आपने कुछ और लिखवाया था, आज कुछ और लिखा रहे हैं, हमने 13 भी लिख लिया है, कहां लिखे? ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं, पूजा सिरसागंज। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल 12 जो है ना उसको और व्यापक तरीके से बताया, क्योंकि मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत कौन कौन राज्य में शामिल है, जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसकी व्याख्या है। ठीक है, पूजा सिरसागंज, और जो कल मैंने आर्टिकल 12 में लिखाया था वही आज मैंने आर्टिकल 12 में लिखाया है। ठीक है, कि आर्टिकल 12 में कौन कौन है? आर्टिकल 12 में भारत सरकार एवं, ठीक है, संसद है। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में राज्यों की सरकार है एवं उनका विधानमंडल है। आर्टिकल 12 में स्थानीय प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी है। पूजा सिरसागंज, तुम्हारा दिमाग कहां है बेटा? यहीं पे है, क्या भाई? चलो, ठीक है, अब ये मैंने उसकी व्याख्या बता दी, कहां लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। कल क्या बोला था, जब कभी भी लिखा करो तो एक साइड छोड़ा करो खाली, जिससे कि भविष्य में जो है ना, अगर कोई भी उससे संबंधित कोई करंट का प्रश्न हो या कैसा भी उसको लिख सके। बताया था कि नहीं मैंने? धीरेन्द्र, ठीक है, धीरेन्द्र बेटा, गुरुजी जब आपने आर्टिकल 12 बताया था पिछली क्लास में, साथ में विस्तार से बताया करो, नोट्स बनाने में मदद होगी। मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके बाद सर ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से कि जुडिशरी एक राज्य नहीं है, बीसीसीआई राज्य नहीं है, एनसीईआरटी भी राज्य नहीं है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मतलब निजी कंपनियां बेटा, वह भी राज्य नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्या है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। और एक बार मैंने आपको ये क्विक फॉर्म में, ठीक है, ये भी रिवीजन करवा दिया। ठीक है ना, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। और वास्तव में हमारी न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला है वो आर्टिकल 13 से ही मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी आप नोट में लिख सकते हैं साथ के साथ। क्या लिख सकते हैं सर नोट में? आप नोट में लिख सकते हैं बेटा कि न्यायपालिका को, हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ठीक है, हट जाऊंगा साइड में बेटा, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार ठीक है, आर्टिकल 13 द्वारा ही प्रदत्त है, द्वारा ही प्रदत्त है, प्रदत्त है। ठीक है, अब जैसे मैं 11 तारीख को आपकी सुबह 11 बजे मैराथन लूंगा पॉलिटी की, बात समझ में आ रही है? तो वहां पर तो मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा, वहां पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा, तो इसलिए जी ध्यान रखना। जी बेटा, तुम लोग नोट्स बनाने पे इतना क्यों फोकस करते हो? ठीक है, क्या क्या फोकस करते हो नोट्स बनाने पे? है क्या नोट्स को तुम लोग क्या करोगे नोट्स का? ठीक है ना सर, नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो सर, नोट्स बनाने में क्या करोगे नोट्स का तुम? अगर कोई चीज तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, जब नोट्स के लिए किताब है मार्केट में जाओ ले आओ, एक से एक अच्छी किताब है।
सब कुछ सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, पढ़ लो उसे। नोट्स खराब नहीं होंगे। अपने बच्चों को दिखाओगे क्या पूजा नोट्स को कि देखो बेटा नोट्स तो मैंने बहुत सुंदर बनाए थे, दो दो तीन तीन कलर के पेन का मैंने यूज किया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, दरोगा नहीं बन पाई क्योंकि नोट्स बनाने में ही लगी रही। चलो आओ, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 33 पे। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? अब देखो आर्टिकल 33, 34 और 35 ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ, ठीक है, विशेष उपबंध है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब ये आर्टिकल 33 क्या है? तो आर्टिकल 33 कहता है बेटा कि पुलिस सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों, सुरक्षा बलों जो बेटा आपके आर्म फोर्सेस होते हैं, है ना, सुरक्षा बलों, पुलिस, और जो आसूचना संगठन होते हैं, आसूचना संगठन का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आसूचना संगठनों के कुछ मौलिक अधिकारों को, कुछ मौलिक अधिकारों को, बात समझ में आ रही है? देखो किस किस के मौलिक अधिकारों को, ठीक है, पुलिस, सुरक्षा बलों और आसूचना संगठनों। तो पुलिस, सुरक्षा बलों और आसूचना संगठनों के कुछ मौलिक अधिकारों को, कुछ मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति, शक्ति कहने का आशय यह है बेटा कि जो हमको और आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है, ठीक है, हमको और आपको जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है, ठीक है ना, उन फंडामेंटल राइट्स में से कुछ राइट ऐसे होंगे जो बेचारे इन लोगों को नहीं प्राप्त, ठीक है। तो संसद को यह अधिकार है कि वह पुलिस, सुरक्षा बलों और आसूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। जी क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? जी ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33 में बेटा पुलिस, सुरक्षा बलों, आसूचना संगठनों के कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको सीमित करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। संसद इन कुछ मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। अब जैसे इन लोगों के कौन कौन से मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये बात समझते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कुछ चीजें इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में, ठीक है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसमें संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बेटा क्या? संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है। बनाने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि संघ, संघ का मतलब होता है बेटा यूनियन, ठीक है। आपने देखा होगा आमतौर पे न्यूज़पेपरों में आप पढ़ते होंगे कि रिक्शे वालों की यूनियन है ना, ठीक है। जो बस ड्राइवर होते हैं, ड्राइवरों ने की हड़ताल, ड्राइवरों की यूनियन है। डॉक्टर्स की यूनियन होती है, वकीलों की यूनियन होती है। आपने ऐसी बहुत सारी यूनियन देखी होंगी, इनकी एसोसिएशन देखी होंगी, इनकी यूनियन देखी होंगी, लेकिन आपने कभी, ठीक है, पुलिस वालों की कोई यूनियन नहीं देखी होगी। आपने आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी कभी भी आपने कोई यूनियन नहीं देखी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भैया पुलिस वालों की भी कोई यूनियन हो, कोई आर्म फोर्सेस वालों की, आर्मी वालों की, नेवी वालों की, इनकी भी कोई यूनियन हो, इनकी कोई यूनियन नहीं होती। तो बेसिकली इनको एक मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है, वो क्या? कि ये भैया यूनियन नहीं बना सकते। क्लियर है? ये यूनियन नहीं बना सकते, इनको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आमतौर पर यूनियन वगैरह बना के लोग क्या करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए कई बार हड़ताल पे चले जाते हैं। तो अगर मान के चलिए कि पुलिस वालों को ऐसा खाना मिल रहा है जो बहुत रद्दी है,
आपने ऐसे आमतौर पे देखे होंगे हमारे फौजी भाइयों को ऐसा खाना मिल रहा है जो बड़ा बेकार किस्म का खाना है, बड़ा रद्दी किस्म का खाना है, और वो उस खाने को लेकर हड़ताल पे चले जाए कि भैया हम सब लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, हम ये खाना नहीं खाएंगे। और हड़ताल पे कब जा सकते? जब उनका यूनियन बना हो। यूनियन का मतलब एकता ही होती है। वो हड़ताल पे चले गए, मान के चलिए कि एक दिन के लिए सारे शहर की पुलिस हड़ताल पे चली गई, तो जो अपराधी होंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई आज तो हमारी चांदी चांदी है, ठीक है, सारी पुलिस हड़ताल पे चली गई है, ठीक है, थाने पूरी तरह से खाली पड़े हैं, पुलिस गश्त पे नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं कर रही, ठीक है, आराम से मजे से चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, जो मन में आए वो करते हैं। ऐसे हमारे फौजी भाई हड़ताल पे चले गए। अगर मान के चलिए कि उनको, ठीक है, ऐसे यूनियन बनाने का अधिकार होता और वे किसी भी कारणवश हड़ताल पे चले जाते, तो पाकिस्तान क्या समझता? पाकिस्तान समझता कि चलो ठीक है, कम से कम नहीं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद अब एक ऐसा मौका आया कि जब भारत में घुसपैठ करके जीत सकते हैं किसी भी क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि भारतीय आर्मी हड़ताल पे चली गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 33 हमने लिखा है कि भाई पुलिस, सुरक्षा बल और आसूचना संगठन के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। तो संसद इनके कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। जी ठीक है, ये बात क्लियर है भैया जी? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ समझना तो पड़ेगा बच्चे, क्योंकि पहली बार समझ रहे हो, ठीक है ना। आर्टिकल 34, अब एक बच्चा कह रहा था कि सर आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कहां गए जो 33 पे आ गए? बेटा ये मौलिक अधिकार थोड़ी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के जो 6 वर्ग हैं, वो 6 वर्ग तो हमें स्पेशली एक एक वर्ग को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाना है। ये कुछ विशेष उपबंध है मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो इन विशेष उपबंधों में हमने कल वाले पढ़ा दिए। आर्टिकल 12 की भी व्याख्या कर दी बहुत अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 13 को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एक बार की, चलो ठीक है, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो 13 का भी कर दिया। अब इसके बाद हम आ गए आर्टिकल 33 पे। आर्टिकल 33 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 पे आइए। 34 कहता है कि जब मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सेना विधि, ठीक है। अभी वर्तमान में बेटा, ठीक है, हमारे देश में जब सामान्य स्थिति है तो संसद के द्वारा बनाई गई विधियां लागू है और उन्हीं के आधार पर हमारे देश के शासन का संचालन हो रहा है। अभी वर्तमान में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के आधार पर शासन चलाना बड़ा टफ हो जाए, ठीक है, या फिर संसद के द्वारा बनाई गई विधियां सक्षम ही नहीं है देश का शासन चलाने में, या फिर हमारी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सेना विधि। और जब सेना विधि लागू होगी तो सेना विधि लागू होने की स्थिति में संसद कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है। तो जब सेना विधि लागू हो, जब मार्शल लॉ लागू हो, तो नागरिकों से उनके कुछ मौलिक अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, छीना जा सकता है, जो कि हमारे देश के हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है। क्लियर? तो सेना विधि लागू होने की स्थिति में संसद को मौलिक अधिकारों को निलंबित एवं सीमित करने की शक्ति प्राप्त है। निलंबित एवं सीमित करने की शक्ति प्राप्त है, करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति प्राप्त है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक भी कोई इश्यू नहीं रहा होगा। ठीक है सर, मार्शल लॉ, मार्शल देखो अभी, ठीक है, जो वर्तमान में हमारे देश के आधार पर, ठीक है ना, शासन व्यवस्था चल रही है, वो संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के आधार पर चल रही है, जो वर्तमान में, ठीक है, शासन व्यवस्था का। ठीक है, अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए कि हमारी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा हो जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में मार्शल लॉ लग जाता है, सेना विधि लग जाती है। ठीक है ना, आमतौर पर युद्ध इत्यादि के अवसर पर, ठीक है, इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के प्रोविजन हम उठाते हैं। तो उस केस में जो है ना, कुछ मौलिक अधिकारों को, ठीक है, सस्पेंड और साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन करने की संसद की शक्ति प्राप्त।
तो संसद कर सकती है, लेकिन स्पेशल केस में, स्पेशल केस क्या है, जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो, वो स्पेशल केस। जी ठीक है। अरे यार राज क्या है यार, ये 2 रुपए की पेप्सी, दिग्विजय भैया सेक्सी, यार ये क्या है भाई? और बार बार इतने मैसेज और करते चले जा रहे हो, कहां आ रही है 2 रुपए की पेप्सी यार? चलिए क्लियर है आर्टिकल 34। अब इसके बाद आर्टिकल 35 आता है। आर्टिकल 35 आता है। आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 कहता है कि अगर मान के चलिए कि किसी ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, बेटा किसी ने क्या किया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ठीक है, आपने या मैंने, किसी ने भी किसी के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किया, तो बेसिकली मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में या मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में, अतिक्रमण मींस ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में संसद कानून बनाकर दंड निर्धारित करेगी। बनाकर बेटा क्या करेगी? दंड निर्धारित करेगी। इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है, निर्धारित करेगी, इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये वाले जो आर्टिकल लिखवा तो दिए, लिखवाने भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन हमें समझने भी है ना, हमें समझने भी है। चलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको बेचारा थोड़ा सा अगर डिटेल पढ़ा दिया जाए तो उनको ये लगता है कि क्या पढ़ा दिया। उनके लिए नोट्स अच्छे बनवाओ, ठीक है ना, सजा सजा के लिखो। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बेटा कैसे यूपीएसआई का एग्जाम पास करोगे ये बताओ, ठीक है जी, ऐसे कैसे कर पाओगे ये बताओ। ठीक है, मेरा तो ये है कि जब मैं आपको ये क्लास लूं, जब मैं आपकी मैराथन क्लास लूं, तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊं। ठीक है, जितना मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं, मैं इससे भी ज्यादा डिटेल में जाके आपको मैराथन में। अब आप लोग जब साथ नहीं दोगे तो टीचर बेचारा क्या करेगा, बताओ, तुम बताओ यार बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकल 12 की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी तो आपके नोट्स खराब होने लग गए कि सर अब बताओ कैसे लिखेंगे, जबकि कल ही मैंने बताया। अब मेरे विषय में तो ऐसा कीजिए कि जब कोई टॉपिक आप लिखे तो बगल में एक पेज खाली जरूर छोड़िए भैया। बात समझ पा रही है जी? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 33 पे आओ। अब कमेंट नहीं, ठीक है ना, मैं आपके कमेंट हाइड कर देता हूं। चलो चलो, हाइड हो गए कमेंट सबके। आर्टिकल 33 पे आओ। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है बेसिकली पुलिस, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है ना, तो कुछ इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, संसद उन राइट्स को सीमित कर सकता है, लिमिटेड कर सकता है उन राइट्स को। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद बेसिकली, ठीक है ना, पर्टिकुलर, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के फंडामेंटल राइट को संसद सीमित कर सकती है। मतलब इन संगठनों के मौलिक अधिकारों को संसद को सीमित करने की शक्ति प्राप्त है और संसद ने कर भी रखे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा बेटा इनके लिए एक नियम भी बना है, ठीक है, और वो क्या है? ठीक है, वो है आपका कि जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में, ये जो बेटा आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये संघ, संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। ये क्या देता है बेटा? ये संघ, संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, अब आप बस ये समझना कि संघ का मतलब क्या होता है। अभी संगम और सहकारी समिति क्या है इसे छोड़ दो, अभी बस केवल आप ये समझो संघ का मतलब क्या है। तो बेटा यहाँ पे जो संघ है, अब कोई कहेगा कि अब यहाँ पे क्यों लिख दिया आपने, अगर लिखना था तो आप पहले ही लिखते हैं ना। कोई बच्चा ये कहेगा यहाँ क्यों लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चे मैं क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है, कहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि समझने पे ध्यान दो, ठीक है, समझने पे ध्यान दो बस, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिख दो ना। अब संघ क्या है, यूनियन क्या है? तो आपने देखा होगा यूनियन का मतलब होता है बेटा कि
जैसे कोई एक प्रोफेशन है, कोई एक नौकरी है, कोई एक पेशा है, तो उसमें लगे हुए जितने भी लोग होते हैं वो अपने अधिकारों की मांग सरकार के समक्ष रखने के लिए, ठीक है, एक संघ बना लेते हैं। बात समझ पा रही है? तो संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब संघ एक समूह है। संघ एक क्या है बेटा? ठीक है, इट्स अ यूनियन। ठीक है, ये एक समूह होता है। इस समूह में क्या होता है कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष में कार्यरत व्यक्ति अपनी मांगों को सरकार के विरुद्ध रखने के लिए, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए बेटा एक जगह आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं। वो समूह कहलाता है। बेसिकली उसी को आप संघ कहेंगे। यूनियन क्या है? तो यूनियन का मतलब है, जैसे कि मान के चलिए शिक्षक है, तो शिक्षकों को अपनी मांगों को रखना है सरकार के समक्ष, तो वो अपना एक समूह बना लेंगे। जैसे कि व्यापारी है, व्यापारी को सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना है, तो वो क्या करेंगे बेटा? अपना एक समूह बना लेंगे, समूह बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही, ठीक है, जो सरकारी बसों को चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, तो बस ड्राइवर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए एक समूह बना लेंगे। जैसे कि वकील होते हैं, वकील अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए एक समूह बना लेंगे। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए एक समूह बना लेंगे। बना भी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जो प्राइमरी के टीचर्स है, बेसिकली प्राइमरी क्या बेटा, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के टीचर है, उनका बाकायदा एक समूह बना रहता है, एक संघ बना हुआ उन लोगों का, यूनियन, बहुत बड़ा यूनियन है। और आपने देखा होगा दिल्ली में वो लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हड़ताल भी किए हुए हैं। आपने देखा होगा, किए हुए कि नहीं? आप तौर पर आपने बेटा वकीलों की हड़ताल देखी होगी, कचहरियों का विरोध करते हैं, कचहरी नहीं जाते, कोर्ट नहीं जाते, पूरी तरीके से, खुली तरीके से बेटा उनका विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। आपने वकीलों का भी समूह देखा होगा, संघ देखा होगा। आपने डॉक्टर्स का भी यूनियन देखा होगा, डॉक्टर्स भी हड़ताल कर देते हैं कि हम नहीं जा रहे भैया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में वो संघ बनाकर हड़ताल करके क्या करते हैं? वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखवाते हैं। और आमतौर पर डॉक्टर्स की यूनियन आपको कब देखने को मिलेगी? तो बेटे डॉक्टर्स की यूनियन तब देखने को मिलती है कि जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा आमतौर पर कि कोई भी पेशेंट, ठीक है, जिसकी असमय मृत्यु हो गई ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसके जो अटेंडेंट होते हैं, उसके जो सगे संबंधी होते हैं, वह डॉक्टर के विरुद्ध कोई हिंसा कर देते हैं, अस्पतालों में तोड़फोड़ कर देते हैं, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में। तो आपने देखा होगा इन प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स में चाहे कंपटीशन कितना भी हो, लेकिन एकता इतनी होती है कि सब लोग बेटा, ठीक है ना, संघ बनाकर हड़ताल कर देते हैं कि अब हम किसी भी पेशेंट को एडमिट ही नहीं करेंगे पूरी तरीके से, और बाध्य कर देते हैं पुलिस को और सरकार को कि उन व्यक्तियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने अस्पताल में छेड़छाड़ की है, तोड़फोड़ की है, या डॉक्टर के साथ कोई मारपीट की है। आपने ये सुने होंगे ये केसेस। ठीक है, ऐसी वकील आपने देखा होगा। वकील और पुलिस वालों में जब कभी भी भिड़ंत हो जाती है, इनकी भिड़ंत बच्चे, ठीक है, सांप और नेवला जैसी होती है, तो वकील भी हड़ताल पे चले जाते हैं पुलिस वालों के विरुद्ध, है ना, हड़ताल कर लेते हैं, कचहरियां बंद कर देते हैं, कोर्ट बंद कर देते हैं, और एक भी केस नहीं लड़ते। ठीक, तब मजबूरन सरकार को जो है ना, उस पुलिस वाले, ठीक, जिन्होंने वकीलों के साथ बदसलूकी की है, उनको कानून के दायरे में लाना होता है। ऐसे ही व्यापारी भी कर देते हैं। किसी व्यापारी की यहाँ चोरी हो गई, ठीक, बदमाशों ने व्यापारी को मार दिया, उसकी पत्नी को मार दिया। मथुरा में ही ऐसा हुआ है कल परसों में बेसिकली, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो बेटा उस क्षेत्र विशेष के सारे व्यापारियों ने हड़ताल कर दी कि जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा, डकैत नहीं पकड़ा जाएगा जिसने यहाँ पे चोरी की है और उनको मारा पीटा है, ठीक है, तब तक हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, शटर बंद रखेंगे। आपने ये तो सुना होगा। लेकिन ऐसे, ठीक है, ये तो सब कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं हड़ताल, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कौन नहीं कर सकता? ये बेचारे पुलिस वाले, सुरक्षा बल वाले, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, ये लोग नहीं कर सकते, जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर यही इन्होंने अपना संघ बना लिया और संघ बनाकर ये हड़ताल पे चले गए, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? बात सोच के देखो। अगर मान के चलिए कि जो आर्मी वाले हैं, ठीक है, लोगों को कितना गंदा खाना मिलता है। आपने आमतौर पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि दाल जो है, दाल में पानी तैर रहा होता है, रोटी ऐसी होती है बच्चे कि दांतों से भी कटने से वह नहीं टूटती, है ना, बाकायदा चाकू से अगर काटो तब जाके रोटी तोड़ती है। इतना बेकार खाना मिलता है, खासकर जो पहाड़ी इलाके, जो ग्लेशियर्स वाले इलाके हैं, उस पर बहुत जगह है। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा भारत सरकार की, लेकिन हमारे फौजियों के साथ वास्तव में जितनी टफ वो जॉब करते हैं, ठीक है, उतनी बेहतर उनको फैसिलिटी या फिर वो सारी चीजें नहीं मिलती। ये हकीकत बात है। उनका मेस भी, ठीक है, इतना अच्छा खाना उनको नहीं देता। ठीक है, कई बार कई फौजियों ने इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाकर आलोचना भी की
क्लियर है। जब आलोचना वगैरह की तो उस फौजी को, उस बेसिकली हमारे फौजी साथी को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उसको ये सारी चीजें कर दी गई। अगर मान के चलो कि इन लोगों को यूनियन बनाने का अधिकार होता और ये यूनियन बनाते कि इनको जो खाना मिल रहा है या इनको जो वेतन मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो इसके विरुद्ध अगर ये यूनियन बना लेते और यूनियन बना के हड़ताल पे चले जाते और ये अपनी सीमाओं पर, अपनी चौकियों पे तैनात ना होकर कहीं एक जगह जंतर मंतर वगैरह पे बैठ के हड़ताल कर रहे होते, तो तुम सोच के देखो कि जो नल्ला पाकिस्तान है कितना खुश हो जाता। उसे ये लगता कि चलो एक ऐसा मौका तो आया कि जब हम भारत में घुसकर घुसपैठ कर सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं कुछ क्षेत्रों को। क्यों? क्योंकि भारतीय फौजी तो हड़ताल पे चले गए। ऐसे ही आप मान के चलो कि पुलिस एक दिन के लिए हड़ताल पे चली गई, पुलिस एक दिन के लिए हड़ताल पे चली, चलो हम हड़ताल पे जा रहे हैं। सोच के देखो बेटा कि उस शहर में जितने भी चोर, डाकू, लुटेरे, उचक्के, बलात्कारी होंगे, उनके तो मजे आ जाएंगे उस दिन के लिए। वो क्या सोचेंगे, अरे आज तो पुलिस हड़ताल पे है, जो मन में आए वो करो। ठीक है, चोरी डालना हो, डाका डालना हो, किसी का गला काटना हो, ठीक, कुछ भी अपराध करना हो करो, क्योंकि पुलिस तो है ही नहीं, पुलिस पेट्रोलिंग पे नहीं है, पुलिस थाने में ताला लगा हुआ है, गश्त पे ही नहीं है, कोई है नहीं देख रेख करने वाला। तो सोचो बेटा अपराधी कितने निर्भीक हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। समझ में आया? तो अब थम्स अप करो। फिर आर्टिकल 34 पे आऊंगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ठीक है। चलिए, समझ में आया? सब लोग थम्स अप करो बच्चे। आज सूचना संगठन बेटा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैंने बोला ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो। चलिए, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। आइए, इसके बाद आर्टिकल 34 पे चलते हैं ना। मैं फिर से कमेंट आपके हाइड करता हूं। जी, ठीक है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर मार्शल लॉ क्या होता है। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि अभी हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है वो संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा, संविधान के द्वारा प्रदत्त, ठीक है, जो शासन व्यवस्था है उसके आधार पर, और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हो रहा है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ जो भी शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, शासन के जो तीनों अंग है वर्तमान में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के तीनों शासन के अंग संसद के द्वारा, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा और संविधान में जो व्यवस्था है, ठीक है, उसी के आधार पर संचालित हो रहे हैं। अगर मान के चलिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वहां पर सेना को ये सारी व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़े, ठीक है ना, क्योंकि भविष्य का किसी को पता ही नहीं। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब हमारे देश के विरुद्ध, ठीक है, कोई बाह्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर मान के चलिए कि हमारे देश पर, ठीक है, चारों तरफ से सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, राज्यों के विधानमंडल जो अपने, ठीक है, एलिमेंट्स का यूज करके किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, मतलब अपने राज्य क्षेत्र में कोई भी राज्य सरकार जो अपने एलिमेंट्स का, अपनी मशीनरी का प्रयोग करके वहां पे शासन चला रही है, ठीक है, अब बेसिकली उसका जो शासन तंत्र है ना वो बहुत कमजोर हो जाएगा उस केस में जब कोई बाह्य आक्रमण हो गया, है ना। तो उसका शासन तंत्र तो बहुत कमजोर है, क्योंकि जो स्टेट पुलिस है, अब जैसे तुम लोग दरोगा बन जाओगे,
तो तुम लोग जो दरोगा बन जाओगे तो दरोगा बनने के तुम्हारे जो बेसिकली काम होंगे वो आमतौर पर सिविल काम होंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है, सिविल रूप से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है बेसिकली। ठीक है, लेकिन तुम इतने ज्यादा सक्षम थोड़ी नहीं होगे कि अगर कोई बाह्य आक्रमण हो गया तो तुम लोग जो है ना, जो ठीक है ना, ऑटोमेटिक जो मशीन गन्स होती है, क्योंकि या फिर उन सब का तुम्हें रॉकेट लॉन्चिंग का या फिर जो ना इन सब का तुम्हें कोई प्रशिक्षण तो नहीं दिया जाएगा ना। भाई तुम्हें क्या दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक तुम्हें पिस्टल दी जाएगी क्या, ठीक है भैया, अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध कोई हमला करे या किस तरह से अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चला देना, या अपराधी को पकड़ना हो, अपराधी काउंटर फायरिंग कर रही हो तब मुश्किल से गोली चला देना, आमतौर पर तो तुम गोली नहीं चला पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जब कोई बाह्य आक्रमण हो गया, 4-6 देशों ने मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस है बेचारी, जिसके हथियारों में जंग लग चुकी है, वो तो इतनी सक्षम है नहीं, ना उसे उस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि भाई आपको रॉकेट लॉन्चिंग चलाने हो, आपके ऑटोमेटिक गन्स चलानी हो, ठीक है, हैवी जो मशीन्स होती है बेसिकली, ठीक है, वो सब तो आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप एज अ नागरिक जो है ना भैया अपने घर में बैठ जाओगे, क्योंकि फिर ठीक है आपसे आपका वो वाला जो अधिकार है ना वो छीन लिया जाएगा, छीन कर लिया जाएगा, आप सक्षम ही नहीं है। क्लियर है? तो जो नॉर्मली जो पुलिस होगी या फिर जो नॉर्मली शासन प्रशासन होगा, ठीक है, वो सक्षम ही नहीं हो पाएगा। उस समय सेना अपने हाथ में संपूर्ण देश का शासन ले लेगी। ठीक है, सेना अब अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेगी कि कहां पर सेना को अपनी ठीक है पोस्ट बनानी है, कहां पर किस तरह से होने वाले बाह्य आक्रमण को रोकना है, ठीक किस तरह से, इस तरह से वो पूरा मैनेजमेंट सेना करेगी। और जब सेना मैनेजमेंट कर रही होगी तो वहां पर जो व्यक्तियों के कुछ मौलिक अधिकार हैं उनको संसद बेटा निलंबित भी कर सकती है और सीमित भी कर सकती है। बात समझ में आ रही? अब मान के चलिए कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, और कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, माइक लेके खड़ा हो जाए कि ये मार्शल लॉ क्यों लगा हुआ है, हम चाहते हैं आजादी, हम चाहते हैं आजादी, हमें नहीं चाहिए ये सैनिक शासन, ठीक है, हमें तो वही अपनी पुरानी सरकार चाहिए, खट्टर जी वाली, योगी वाली, या फिर ठीक है ना ममता बनर्जी वाली, हमें तो वही पुलिस चाहिए, ठीक है, जिसको हम आराम से घूस दे सके, ठीक है, जिसके साथ बैठ के अपनी ताश खेल सके। ठीक है, आमतौर पर मैं जनरल बात बता रहा हूँ, पुलिस वालों की स्थिति ऐसी है। ठीक है, आप ही जाके बेटा सिस्टम को सुधारोगे, नहीं तो स्थिति इतनी खराब है, इतनी कि मैं बस क्या बताऊं। ठीक है, कुल मिलाकर लेकिन आप लोग जब संभालोगे इस चीज को तो वो बेहतर भी होगी। ठीक है, तो बड़ी खराब है, घूसखोरी ये सब तो है ही है, तो हमें तो वही चाहिए, हमें पुरानी व्यवस्था चाहिए। ये नई व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थोप दी गई, तो उससे कहेंगे कि बेटा तू अपना मुंह शांत रख। क्यों? क्योंकि तेरा ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये तेरा मौलिक अधिकार सस्पेंड है। ठीक है, तू अब इसका यूज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ लागू है, और मार्शल लॉ स्पेशल कंडीशंस में लागू होता है, ऐसा नहीं नॉर्मली। आज तक मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जबकि हमने 4-5 युद्ध लड़ लिए, ठीक है, छोटे मोटे, लेकिन अभी तक मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ। तो मार्शल लॉ आप सोच सकते हो कब लागू होगा, जब बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब, और उस केस में ठीक है मौलिक अधिकारों को निलंबित और सीमित किया जा सकता है। ये आपको समझ में आया? समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो। बताओ, इतना समझाने की जरूरत पड़ती है तुम लोगों को यार? चलो समझ में आया, थम्स अप कर दो बेटा। चलो अरे खूब घूस चल रहा है बेटा योगी राज में, खूब घूस चल रहा है। ठीक है ना, एक नॉर्मली किसान जो है ना तहसील में अपना छोटा सा काम करवाने जाता है ना, तुम देखो बेटा खूब घूसखोरी चल रही है। ठीक है ना, सरकार कोई भी हो, सरकार आती है सरकार जाती है, घूसखोरी नहीं रुकती, क्योंकि इतना गहरा सिस्टम है इस घूसखोरी का कि कोई रोक भी नहीं सकता। चलिए आइए, ठीक है, अब है नेक्स्ट बेटा आगे, कि जैसे मान के चलिए कि आप में से एक बच्चा है एन के यादव। ठीक है, पूरा समझ गए? चलो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं यार, ये एग्जांपल देता हूं तुम्हारे समझ में आ सके, है ना। हाँ। अब देखो आर्टिकल 35 पे आओ। आर्टिकल 35 जो है बच्चे वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति। अब जैसे एक बच्चा है एन के नहीं, ठीक है, एक बच्चा अभी नाम का है हमारी क्लास में जो कमेंट करता है, अभी गुप्ता नाम का एक बच्चा है। अभी कौन है अभी? तो अभी ने क्या है कि किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया, अभी ने किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, या किसी के ठीक है मौलिक अधिकार से उसको वंचित कर दिया। तो अभी को उस केस में क्या सजा दी जाएगी? ठीक है, तो बेसिकली ठीक है क्या सजा दी जाएगी, तो उसके लिए कानून केवल संसद बना सकती है।
क्लियर, कोई और नहीं बता सकता। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है ना भैया, तो उस केस में संसद कानून बनाकर दंड निर्धारित करेगी। तो उसको क्या दंड मिलेगा, उसको क्या सजा मिलेगी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, कितने की, इस केस में या उस केस में या अमुक केस में या फलानी केस में या ढिकाने केस में। क्लियर है। तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, संसद कानून बनाकर दंड निर्धारित करेगी। तो पार्लियामेंट, ठीक है ना, बेसिकली क्या करेगी, ठीक है, लॉ मेकिंग करेगी, कानून बनाएगी, और उसके बाद वो क्या करेगी, सजा का निर्धारण करेगी कि साहब इस केस में क्या सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब जब कल हम आएंगे तो कल रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कल हम डायरेक्टली आर्टिकल 14 पे आएंगे और आर्टिकल 14 से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। कल 14 से। अब ठीक, कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्या ये आर्टिकल 13 के अंदर है। अरे मेरे प्यारे बाबू, आपने देखा ही नहीं लेक्चर। ठीक है, मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था जब लेक्चर स्टार्ट किया था कि भाई आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 तक तो मौलिक अधिकारों के वर्ग है, लेकिन जो बचे हुए आर्टिकल हैं 12, 13, 33, 34 और 35, वो मौलिक अधिकार के किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते। तो अगर वे मौलिक अधिकारों के किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते तो आमतौर पर टीचर उनको पढ़ाते भी नहीं है बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं जो मौलिक अधिकारों के किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आ रहे, क्योंकि मौलिक अधिकारों के 6 वर्ग हैं जो अभी वर्तमान में लागू हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार, अधिकार, ठीक है, 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इंग्लिश में मैं आपको बता चुका हूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब सवाल यह है कि सर अगर आप इसे देखें तो ये 14 से लेके 32 तक ही तो है, ये कहां से कहां तक है सर, ये 14 से लेके 32 तक है। आप इन्हें देखिए, ये 14 से लेके 32 तक है, ठीक है, लेकिन जो बचे हुए हैं, जबकि भारतीय संविधान का भाग 3 तो 12 से लेके 35 तक है। बोलो ना बेटा, भारतीय संविधान का भाग 3 तो 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है, जो वास्तव में मौलिक अधिकार है, जो नागरिक और गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है, वो 14 से लेके 32 तक है वास्तविक मौलिक अधिकार। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर 12, 13 और 33, 34, 35 ये क्या है, इन्हें भी तो समझाओ, ये क्या है, इन्हें भी तो समझाओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं इन्हीं को समझा रहा था पहले, कल से मैं 14 से लेके 32 ये एक एक अधिकारों के वर्ग को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।